चलिए बोर्ड पे देखिए। देखो पीछे क्लास में जो चर्चा आपका हुआ है, अब एक ही बार अब भाग 9 और 9A लिखे हैं यहाँ पे। पीछे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण फीचर्स था, सबसे पहले हम पढ़े थे भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार एवं विकास। उसके बाद से टॉपिक आया था संविधान सभा का गठन और भारत के संविधान का निर्माण। उसके बाद से फिर टॉपिक आया था कि विदेशों से कुछ भारतीय संविधान में बातें शामिल की गई थी, उसको फिर लिखे का कहाँ से कहाँ पे लिया गया है। फिर उसके बाद से देखिए भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, फिर देख मतलब जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया था। उसके बाद से आया भाग 2 में नागरिकता सिटीजनशिप था, जहाँ पे 5 से लेकर 11 तक था। आप बोलिए मत सुनिए, ठीक है। उसके बाद से देखिए भाग 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया था, 12 से लेकर 35। उसके बाद से फिर डीपीएसपी आया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 36 से लेकर 51। उसके बाद से फिर एक 4A आया भाग, जिसमें 51A आर्टिकल है और जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। उसके बाद से फिर एक बड़े पैमाने पर आया भाग 5, जिसमें केंद्र या उसको संघ का नाम दिया गया और इसमें के अंतर्गत केंद्र की कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है और न्यायपालिका भी है। इस कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इतना सारा टॉपिक किए थे। और एक टॉपिक इसमें किए थे हम पार्लियामेंट यानी केंद्र की विधायिका भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे 2 टॉपिक छूटा हुआ है, एक है आपका महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कार्यपालिका का ही भाग होता है, और एक टॉपिक है जुडिशरी न्यायपालिका, जो न्यायपालिका के साथ पूरा एक फ्रेम में आएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और भी फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है और ये तमाम चीजें एक साथ वो आएगा। भाग 5 समाप्त हुआ 151 1 से 51 आर्टिकल पर। उसके बाद से 1 से 51 के बाद जाहिर सी बात है कि अब आएगा 152, तो वहां से स्टार्ट हुआ भाग 6। भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेकर लगभग 237 तक था, 237। इसमें राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की न्यायपालिका, इसमें भी तीनों है। राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत इसमें हम पढ़े राज्यपाल के बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में। उसके बाद से फिर चीफ मिनिस्टर और उनका मंत्री परिषद के बारे में, कैसे फॉर्म बनता है, फिर कैसे क्या कंडीशन होता है, वो सारे फीचर्स को पढ़ लिए हैं। उसके बाद से इसमें एक टॉपिक है कार्यपालिका के अंतर्गत जिसको एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, राज्य का महाधिवक्ता बोलते हैं। वो जब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे वहीं पे एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, वो छोटे छोटे टॉपिक अलग फॉर्म में एक साथ आएंगे। फिर इसमें हम पढ़े राज्य की विधायिका के बारे में, तो राज्य की विधायिका के अंतर्गत राज्य का विधानमंडल है और राज्य के विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा, विधानमंडल, उसका कैसे नियुक्ति प्रोसीजर, वो तमाम चीजें, चुनाव वगैरह, ये सारा चीज डिस्कस हो गया था राज्य की विधायिका। अब जो राज्य के अंतर्गत न्यायपालिका है उसमें हाईकोर्ट भी आता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आता है। अब हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोले कि न्यायपालिका की एक अलग क्लास चलेगा, वो पूरा न्यायपालिका एक ही श्रेणी में आएगा। तो उसमें फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर वहां पे वो सारे फीचर्स एक साथ आएंगे। 237 तक ये जाकर समाप्त हो गया भाग 6। अब भाग 7 की बात करें तो भाग 7 पहले संविधान में था, अब उसको डिलीट कर दिया गया, नहीं भाग 7 के जगह पे कुछ भी नहीं है अभी। भाग 8 में कुछ बातें हैं, उसको अलग से टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट अब हम पहुंच गए कहाँ पे, भाग 9 पे। और फिर एक आएगा भाग 9A। अब ये शुरुआत में भाग 9 के जगह पे दूसरी कुछ व्यवस्था थी, इसको भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 24 अप्रैल इसको 73वें संविधान संशोधन 1952 से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। इसको दिख रहा है कि 74वें संविधान संशोधन 1992 ही है, तो ये समय 73वां से जोड़ा गया है। नेक्स्ट, अब इस पे अगर बात करें कि 2 बातें लिखे हैं। एक तो सबसे पहले भाग 5 के अंतर्गत हम पढ़े केंद्र सरकार, जिसका पूरा नियंत्रण भारत पे है और भारत के सभी राज्यों, मतलब भारत के सभी के सेंट्रल गवर्नमेंट है तो पूरे भारत पे इसका विस्तार है। उसके बाद से पढ़े राज्य सरकार, तो एक राज्य के अंतर्गत पूरा जितना व्यवस्था हैंडल करना वो सब किसके हाथ में है, राज्य सरकार। अब इसका नाम ही है स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत अब दोनों क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा ग्रामीण स्थानीय सरकार जिसको रूरल लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, और एक मिलेगा शहरी स्थानीय सरकार जिसको अर्बन लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। ग्रामीण कहने का मतलब कि जो ग्रामीण इलाकों में, गांव इलाकों में होगा उसको ग्रामीण स्थानीय सरकार बोलेंगे, और जो शहरी क्षेत्र, जैसे गोपालगंज शहरी क्षेत्र है तो इसको हम क्या बोलेंगे, शहरी स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार कहने का इसका मतलब है कि स्थानीय लोगों के द्वारा इस सरकार का गठन किया जाएगा और इस सरकार को क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पंचायत है, अब जिस पंचायत में है उस पंचायत के प्रतिनिधि ही पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, दूसरा कोई वहां पे चुनाव नहीं आकर लड़ सकता है। तो स्थानीय लोगों के द्वारा वहां के सरकार को पूरी तरह से चलाया जाएगा, चाहे वहां की सारी व्यवस्थाओं को हैंडल किया जाएगा, इसलिए इसको स्थानीय सरकार या ग्रामीण स्थानीय सरकार या शहरी स्थानीय सरकार के नाम से जानते हैं। अब ये लोकतंत्र का सबसे
आखिरी मतलब माना जाता है कि ग्राउंड लेवल पे या फिर ग्रास रूट पे डेमोक्रेसी को विस्तारित करने के लिए मतलब ये पंचायत वगैरह की व्यवस्था करना अनिवार्य है, क्योंकि सभी काम सेंट्रल गवर्नमेंट और सभी काम स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं कर सकती है। पंचायत के अंतर्गत क्या जरूरत है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए, कहाँ पे रोड होना चाहिए, कहाँ पे इंदिरा आवास किसको देना है, मनरेगा में कौन से लोग शामिल होंगे, कौन से लोग शामिल नहीं होंगे, जितना बेहतर वहाँ का लोकल लोग जान सकते हैं उतना बेहतर विधायक और सांसद नहीं जान सकते हैं। इसलिए शुरुआत से ही ये व्यवस्था भारत के संविधान में शामिल करने का प्रयास किया गया कि ग्रामीण स्तर पे भी डेमोक्रेसी को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। लेकिन चूंकि शुरुआत में ऐसा माहौल नहीं था भारत में, वैसे सारी तमाम व्यवस्थाएं अभी सेटअप नहीं हुई थी कि जैसे ही भारत का संविधान लागू हो तो इसको संविधान में शामिल करके और वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का गठन कर दिया जाए। तो फिर लोकल गवर्नमेंट का गठन संविधान जब बना उस समय नहीं हुआ, इसको डीपीएसपी में रखा गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40 के अंतर्गत रखा गया। गांधी जी जो महात्मा गांधी जो नेशनल मूवमेंट के एक बहुत बड़े मतलब नेशनल फाइटर थे, फिर उनको सुझाव था कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही देश में नहीं होना चाहिए, जितना प्रभावी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है उतना ही प्रभावी तरीके से लोकल गवर्नमेंट का भी स्थापना करना क्या है, अनिवार्य है। क्योंकि जब तक गाँव और छोटे छोटे कस्बों का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। पहले गांव का विकास होगा, फिर पंचायत का विकास होगा, फिर मतलब ब्लॉक का विकास होगा, फिर जिला का विकास होगा, फिर ओवरऑल राज्य का विकास होगा, तो तभी देश का विकास क्या है, संभव है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले सारी चीजों को यहां तक मैनेज नहीं कर सकती है, तो इसलिए अब चूंकि उस समय संसाधनों की एक पर्याप्त कमी थी, सेटअप पूरी तरह से तैयार नहीं हो सका था, इसलिए इसको डीपीएसपी में रखा गया कि आगे चलकर जब सरकार को ऐसा माहौल बने तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इसको डीपीएसपी में रखा गया। और बाद में ये सरकार को निर्देश दिया गया कि फ्यूचर में ऐसा मतलब माहौल बनता है तो फिर आप लोकल गवर्नमेंट को क्या करिए, स्थापित करिए। देश के आजादी के पश्चात उसके बाद से बहुत सारे अलग अलग कमीशंस का गठन किया गया है, जिन कमीशन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को किस प्रकार से स्थापित किया जाए इसके लिए अलग अलग सुझाव भी है। तो इसको अगले फेज में पढ़ेंगे, मतलब अगला जो हेडिंग आप डालेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं का विकास क्रम, मतलब ये 73वें 74वें संविधान संशोधन पे हम कैसे पहुंचे, यानी 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तब से लेकर 1992 93 से ये लागू है, तो ये बीच के 40 वर्षों में किस तरह से लोकल गवर्नमेंट काम कर रही थी, कौन कौन से कमेटी का गठन किया गया, उन कमेटी का अलग अलग क्या क्या सुझाव था, ये सारी बातें मतलब एक अलग से टॉपिक में आता है जिसको हम बोलते हैं पंचायती राज संस्थाओं का विकास क्रम, कि डेवलपमेंट कैसे हुआ 1950 के बाद, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, कौन कौन सा कमेटी बनाया गया, उस कमेटी का अध्यक्षता कौन किया, उसका कौन सजेशन दिया, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते जाते रहते हैं। पॉलिटी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में से, चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम दे, चाहे SSC-GD का दे, चाहे कोई भी एग्जाम दे, आप बीपीएससी का दे, चाहे दरोगा का जाए, बिहार पुलिस दे, कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से हमेशा क्वेश्चन, जैसे इंडियन हिस्ट्री का नेशनल मूवमेंट है वैसे ही ये वाला भाग है ग्रामीण पंचायत और नगर पालिका के बारे में। इसमें भी अगर दोनों बात करें तो ये पंचायत वाला जो बात है, यहाँ से हमेशा एक आध दो क्वेश्चन पॉलिटी के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। किसी भी पेपर में आप उठाकर देख लीजिए, जहाँ पे पॉलिटी का क्वेश्चन है वहाँ पे जरूर पंचायतों से एक आध दो क्वेश्चन वहाँ पे रहना क्या है, स्वाभाविक है। तो वो तो अगले फेज में देखेंगे हम किस प्रकार से इनका डेवलपमेंट हुआ और 1993 तक हम कैसे पहुंचे, वो अलग से हेडिंग लगाएंगे। बलवंत राय मेहता समिति का नाम सुने होंगे आप, ठीक है, अशोक मेहता समिति का नाम सुने होंगे, तो इन समितियों का कैसे गठन हुआ, कौन कौन किया, उसका क्या आउटपुट रहा, वो सब अलग टॉपिक है। नेक्स्ट, अब ये जो ग्रामीण स्थानीय सरकार है ये दो स्तर पे मिलेगी। जो गांव से आप आते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे पंचायत का गठन है, लेकिन कोई शहरी व्यक्ति से आप पूछिए कि आप किस पंचायत में है तो चौंक जाएगा, भाई पंचायत कहाँ से नया शब्द आ गया। तो वहाँ पे पंचायत की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे शहरी स्थानीय सरकार है। अब ग्रामीण स्थानीय सरकार के अंतर्गत तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्थाओं को सेटअप किया गया, यानी पंचायत का निर्माण किया गया। अब पंचायत की अगर बात करें तो जैसे एक हायरार्की पहले भी हम आपको बताए होंगे कि सबसे ऊपर होता है आपका, मान लीजिए कि महादेश है, महादेश दुनिया में 7 महादेश है, 7 महादेश में से एक महादेश है एशिया। तो महादेश के अंदर क्या होते हैं, देश होते हैं, फिर देश के अंदर राज्य होते हैं, तो यहाँ से हम लिख रहे हैं थोड़ा सा, राज्य होते हैं, फिर राज्य के अंतर्गत प्रमंडल होता है, नॉट डिस्ट्रिक्ट, प्रमंडल होता है। जैसे बिहार राज्य की बात करें तो बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है, तो राज्य के अंतर्गत क्या होते हैं, प्रमंडल होते हैं। फिर नीचे आगे बढ़ेंगे तो प्रमंडल के अंतर्गत अब होगा आपका डिस्ट्रिक्ट या जिला होगा, कोई दिक्कत। अब जिला के अंदर फिर अनुमंडल होता है, आप सुनिए बोलिए मत, क्या होता है, अनुमंडल, तो अनुमंडल हो गया। अब अनुमंडल के अंतर्गत जाएंगे तो ब्लॉक होता है। जैसे मान लीजिए कि भारत है, भारत का एक राज्य बिहार है, फिर बिहार का 9 प्रमंडल है, जिसमें से एक प्रमंडल है सारण प्रमंडल, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, गोपालगंज, सिवान और छपरा। अब सारण प्रमंडल के अंतर्गत जिला,
तो जिला आ गया गोपालगंज। अब गोपालगंज के अंतर्गत होगा अनुमंडल, जिला के अंदर क्या अनुमंडल, तो गोपालगंज में 2 अनुमंडल है, गोपालगंज अनुमंडल और हथुआ अनुमंडल। अब इन अनुमंडल के अंतर्गत होता है प्रखंड, प्रखंड होता है जिसको आप ब्लॉक बोलते हैं। तो गोपालगंज में टोटल 14 ब्लॉक है, 14 ब्लॉक में से कुछ ब्लॉक है हथुआ प्रमंडल, हथुआ अनुमंडल के अंतर्गत, और कुछ ब्लॉक है गोपालगंज अनुमंडल के अंतर्गत। ब्लॉक के अंतर्गत होता है पंचायत, जैसे हमारा ब्लॉक है कुचायकोट ब्लॉक, तो कुचायकोट ब्लॉक के अंतर्गत अब क्या होगा पंचायत। बिहार का लगभग शायद सबसे बड़ा ब्लॉक है कुचायकोट ब्लॉक, जिसमें लगभग 31 पंचायत है, 31 पंचायत है, सबसे मतलब लंबा। अब इसको अलग से डिमांड चल रहा है कि उधर एक डिस्ट्रिक्ट सेटअप किया जाए, लेकिन वो बात की बात है। तो फिर उसके अंतर्गत क्या होगा पंचायत, तो जैसे हमारा पंचायत है मटिनिया तिवारी पंचायत, तिवारी मटिनिया नहीं, मटिनिया तिवारी पंचायत, ठीक है। तिवारी लोग शायद ज़्यादा रहते हैं इसलिए उसको मटिनिया तिवारी पंचायत के नाम से जाना जाता है। अब पंचायत के अंतर्गत होता है वार्ड, वार्ड सुने होंगे आप, फिर वार्ड के अंतर्गत घर होता है, घर के अंदर आदमी होता है भाई, तो आप समझते हैं, ठीक है। बोर्ड पर देखो, तो ब्लॉक के अंतर्गत जो पंचायत है तो वो पंचायती राज व्यवस्था, यहाँ से वो सारी व्यवस्थाएं क्या हो रही है हैंडल। तो ये जो पंचायती राज लिखे हैं वो आपके गांव का पंचायत है। आप भी जिस पंचायत में रहते हैं तो फिर वहाँ से आपका पंचायत एक किसी खास ब्लॉक में होगा, फिर वो खास अनुमंडल में होगा, फिर वो खास एक जिला में होगा, फिर परमंडल, फिर राज्य, फिर देश, फिर महादेश, वहाँ तक वो बढ़ते जाएगा। कौन से स्टाइल में बैठे हो तुम? बोर्ड में देखो, तो पंचायती राज की बात करें, पंचायती राज तब ऐसा माना जाता है कि लगभग जहाँ पे अब इसका पॉपुलेशन फिक्स नहीं है, लेकिन अलग अलग उसको ब्लॉक में जो ब्लॉक बोलते हैं, वार्ड में डिवाइड किया जाता है। जनसंख्या यहाँ पे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 तक जनसंख्या यहाँ पे हो सकती है आपके पंचायत के अंतर्गत, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्थाओं को सेटअप किया गया। भारत के संविधान में ये कहाँ है पंचायती राज, तो भारत के संविधान के भाग 9 में है पंचायती राज व्यवस्था, यानी पंचायत से संबंधित जितनी बातें लिखी गई हैं वो सब भाग 9 में लिखा गया। आर्टिकल बात करें तो 243 से लेकर 243O, ये सब आर्टिकल से 243 वो ब्रैकेट क्लॉज वगैरह नहीं है, सब आर्टिकल्स हैं। 243, फिर 243A, 243B, 243C, ऐसे करके कहाँ तक, O तक। तो इसमें टोटल कितने आर्टिकल हुए, 16। एक तो 243 खुद एक हो गया, फिर ABCD काउंट करेंगे तो 15 इधर, तो 15 और 16 आर्टिकल हुए। तो इसमें कितने आर्टिकल हैं, 16। कोई दिक्कत परेशानी, एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि पंचायती राज व्यवस्था कितने अनुच्छेदों के अंतर्गत सीमित है, तो कितना भाई 16। एक 243 अलग से है, फिर 243 ABCDO करके कितना 15, तो 16 हो गए टोटल। तो अनुच्छेद 243 से 243O। अनुसूची की बात करें तो इसमें टोटल 11वीं अनुसूची में ये व्यवस्था क्या है, शामिल है। तो भारत के किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था, 11। इसमें टोटल विषय कितने हैं, 29, यानी एक पंचायत के मुखिया को 29 विषयों पे काम करने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन किसी दुर्भाग्य है कि किसी पंचायत के मुखिया को ये बात पता ही नहीं है, ठीक है। हंसिए मत, वास्तविकता है। बहुत पावर है लेकिन मुखिया को पता ही नहीं है। क्यों पता नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग सोचते हैं कि राजनीति एक गटर है, कौन जाएगा। बस अनपढ़ गंवार आ जाता है सब, जिसको कुछ पता नहीं है, और जैसे मर्जी वैसे पढ़ी हुई जनता को क्या करता है, हैंडल करता है। समझ रहे हैं ना बात। तो 29 विषय इसके अंतर्गत दिया गया है कि आपके पंचायत के अंतर्गत मान लीजिए कृषि वगैरह के लिए कुछ अनुदान वगैरह चाहिए, तो आप डिस्ट्रिक्ट से, आप ब्लॉक में आप उसको डिमांड करें। स्ट्रीट लाइट लगवाना है तो उसकी व्यवस्था, तालाब उलाब खुदवाना है तो वहाँ मनरेगा के मजदूर आपके पंचायत में ज़्यादा है तो उसको रिकमेंड करें आप ब्लॉक स्तर पर, वहाँ से वो फिर फाइल आगे बढ़ेगी। छोटे मोटे बाजार मेला वगैरह आपके क्षेत्र में लगता है तो फिर वहाँ पर थोड़ा बहुत टैक्स भी लगाने का अधिकार मुखिया को दिया हुआ है। लेकिन वो टैक्स लगाएगा तो फिर सोचेगा कि फिर आगे वोट नहीं मिलेगा, जनता नाखुश हो जाएगी, इस डर से वो वोट नहीं लगाता, मतलब टैक्स नहीं लगाता है। छोटे छोटे बाजार मेला, आपके मेला वाला कहीं लग जाए तो उसको भी टैक्स वसूलने का अधिकार है। अपने क्षेत्र में छोटा रोड वगैरह के सब उसी का अधिकार क्षेत्र में आता है। रोड वगैरह जो बनता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क वाला, वो सब उसी का अधिकार क्षेत्र में। तो बहुत सारे अधिकार, अभी नल जल वगैरह ये सब भी सब व्यवस्था है। तो अधिकार उसके अंतर्गत 29 विषयों पे कानून बनाने और काम करने का उसको अधिकार मिला हुआ है। जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल में देखें कि हम पार्लियामेंट जहाँ पे विधायी का कानून बनता है, फिर स्टेट में देखें राज्य विधानमंडल जहाँ पे कानून बनता है, वैसे ही पंचायत में आपका पंचायत भवन है जहाँ पे ऐसी व्यवस्था है कि पंचायत भवन में प्रॉपर मीटिंग होना चाहिए। फिर वहाँ पे सारी वोटर वहाँ पे पहुँचेंगे, फिर पंचायत के प्रतिनिधि पहुँचेंगे, फिर वो सब लोगों को बताएंगे कि इतना स्ट्रीट लाइट आया हुआ है, कहाँ कहाँ पे लगेगा, इन सारी चीज़ों पर विचार किया जाएगा, फिर उसको जगह जगह पर लगवाया जाएगा। लेकिन ऐसा होता कहीं नहीं है। आप जिस पंचायत से आते होंगे उस पंचायत को भी आप सोच लीजिए, न तो कोई मीटिंग होता है, न तो कुछ इधर होता है। मुखिया जी देखते हैं कहाँ पे 10 गो वोट है, वहीं पे स्ट्रीट लाइट लग जाता है।
बोलो ना जय श्री। या फिर आगे कहाँ पे वोट मिलने वाला है उधर लग जाएगा। चापाकल कहाँ पे लगेगा तो देखा जाएगा कि कहाँ पे वोट ज़्यादा आ रहा है तो वहीं पे चापाकल लग जाएगा। बोलो ना जय श्री। तो इस तरह से व्यवस्थाएं क्या है, हैंडल है, मतलब वो चलती हैं। फिर भी पंचायत के अंतर्गत काफ़ी अधिकार है और इनको काफ़ी बड़े पैमाने पर 29 विषयों पे कानून बनाने का अधिकार है। तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में एक लड़के, मतलब एक लेडी थी वहाँ पे जो पंचायत की मुखिया थी। भारत सरकार का कोई कानून था, मतलब उनके वो कृषि वाला एग्रीकल्चर भूमि था जहाँ से रोड वगैरह कुछ बन रहा था, वहाँ पे विरोध कर दिया उन्होंने कि एग्रीकल्चर भूमि को मतलब हम अपने पंचायत से नहीं देंगे, आप कैसे, मतलब यहाँ पे तो काफ़ी विवाद हो गया था वहाँ पे। तमिलनाडु या वहाँ पे हाईकोर्ट में चला गया था मामला कि पंचायत के पास कितना अधिकार है। तो कभी कभी इस लेवल पे भी मतलब चला जाता है। महाराष्ट्र में एक पंचायत है जो काफ़ी फेमस है वहाँ पे, अभी उसका नाम दिमाग पे नहीं आ रहा है, जो अन्ना हजारे के साथ गांव में है वो। तो उस लेवल पे डेवलपमेंट हुआ है कि आप उस पंचायत में जाएंगे तो लगेगा कि हम मतलब कि किसी अच्छे खासे सिटी में हम क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। पूरा वाईफाई व्यवस्था, रोड वगैरह मतलब काफ़ी बेहतरीन। वहाँ पे स्कूल वगैरह जाएंगे तो काफ़ी बेहतरीन। स्कूल के दीवारों पर अलग अलग मैप बनाया गया, ये बिहार का मैप है, ये भारत का मैप है, वर्ल्ड का ये मानचित्र है। तो इस प्रकार से तो कोई पढ़ा लिखा आ गया प्रतिनिधि पंचायत में तो पंचायत को ही उस लेवल पे पहुंचा देता है कि दिखा देता है कि भाई मुखिया का पावर कैसे होता है। लेकिन दुर्भाग्य से कि एक का दुक्का ही होता है, ठीक है। हजारों की संख्या में पंचायत है जिसमें से एक का दुक्का कभी ऐसा अपवाद सेट हो जाता है, ठीक है। फिर भी आप टेंशन मत लीजिए, पढ़ लिख आपको भी ऐसा मौका मिले तो आप भी चुनाव लड़िए। नेक्स्ट विषय 29, हेलो, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको भारत के संविधान में शामिल किया गया। 73वें संविधान संशोधन 1992, ये कैसे डेवलपमेंट हुआ वो आगे टॉपिक में आएगा। फिर 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया, इसलिए इस दिन पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसी दिन 73वां संविधान संशोधन 1993 क्या हुआ, लागू हुआ। अब 73वां संविधान संशोधन कानून के तहत भारत के संविधान में ये सारी व्यवस्थाएं शामिल हो गई। फिर कुछ अधिकार राज्य सरकार को दिया गया कि राज्य सरकार अब इसमें कुछ परिवर्तन करके और कुछ बातों को अपने स्तर पर लागू करेगी। तो ये विषय जो है ये राज्य सरकार के हिस्से में है। पंचायती राज संस्थाओं का विषय आगे जो मान लो कि अब 33% इसमें मिनिमम फीमेल महिलाओं का रिजर्वेशन है, लेकिन राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा गया कि राज्य सरकार इसे चाहे तो बढ़ा सकती है, घटा नहीं सकती है। तो बिहार सरकार जैसे बढ़ाकर इसको कितना कर दिया है, 50% कर दिया। तो ये लोकल गवर्नमेंट जितनी भी बातें हैं ये लोकल गवर्नमेंट राज्य सरकार के हिस्से में आता है, मतलब राज्य सरकार ही इस पे कानून बना सकती है, ठीक है। तो एक बात तो ये भी दिमाग में रखना है कि लोकल गवर्नमेंट से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है भाई, राज्य सरकार के पास है। जैसे मान लीजिए कि पंचायत में चुनाव कब होगा, ये सारे डिसीजन राज्य सरकार के हाथ में, यद्यपि राज्य निर्वाचन आयोग इसको देखता है लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जितना सारा होता है ये सब डिसीजन राज्य सरकार लेती है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट अर्बन की बात करें, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, तो इसमें 8 प्रकार से होता है। जो 3 प्रकार जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है वो यहाँ पे लिखा गया है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। 8 टोटल इसमें पंचायत होता है। कहीं आर्मी का क्षेत्र है तो उसको कंटेनमेंट जोन, फिर अलग अलग जोन उसको बनाया गया है, लेकिन ये 3 जो चर्चा में रहता है, महानगर वगैरह भी होता है। नगर पंचायत, नगर पंचायत किसको बोलते हैं, मान लीजिए कि कोई ऐसा पंचायत हो धीरे धीरे डेवलप होकर थोड़ा मतलब सिटी का माहौल वहाँ पे बन रहा है, वहाँ पे जनसंख्या बढ़ने लगा, वहाँ पे फैसिलिटी बढ़ने लगा, वहाँ पे रोड वगैरह भी ठीक ठाक हो गया, वहाँ पे स्कूल कॉलेज भी ठीक ठाक व्यवस्था हो गई है, तो उसी पंचायत को सबसे पहले कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, नगर पंचायत में, जहाँ पे लगभग 20,000 तक की जनसंख्या क्या हो जाती है, पहुंच जाती है, कि मतलब 1000, ठीक है। तो 20,000, जैसे मान लीजिए कि गोपालगंज नहीं, जैसे सासा मूसा है, सासा मूसा का नाम सुने, यहाँ से कोनवा से होकर जाएंगे तो मिलेगा आगे सासा मूसा, ठीक है। तो सासा मूसा है, तो सासा मूसा भी एक पंचायत है, लेकिन वहाँ पे ठीक ठाक मार्केट वगैरह डेवलप हो चुका है, छोटे मोटे सिटी, तो वहाँ पे डिमांड चल रहा है कि फिर इसको नगर पंचायत के रूप में क्या किया जाए, कन्वर्ट किया जाए। तो वैसे ही कुचायकोट पंचायत है, तो कुचायकोट अभी पंचायत ही है, उसको इस श्रेणी में अभी नहीं लाया गया, इस श्रेणी से वहाँ पे सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, फॉलो हो रही हैं। तो ऐसे तो फिर वो धीरे धीरे सिटी, गोपालगंज अभी नगर परिषद है लेकिन ये भी कभी क्या था, पंचायत होगा, तो फिर वो नगर पंचायत बना होगा, लेकिन 20,000 से जनसंख्या अधिक हो जाए और 3 लाख से अगर कम हो जाए तो फिर वो नगर परिषद में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो गोपालगंज अभी क्या है, नगर परिषद है। आप बाहर से आते होंगे तो लिखा होगा बोर्ड पे, गोपालगंज नगर परिषद आपका हार्दिक स्वागत करता है। इधर से लौटते होंगे तो लिखा होगा कि शुभकामनाएं, आपकी यात्राएं मंगलमय हो, जो ऐसा भी हो। बात समझ रहे हैं ना। तो नगर परिषद है गोपालगंज। अब गोपालगंज नगर जैसे पंचायत है, तो पंचायत के अंतर्गत अलग अलग वार्ड बना हुआ है, वैसे ही इसके अंतर्गत भी अलग अलग वार्ड है। जैसे गोपालगंज है तो सरिया वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट होता है। बोलो ना जी, कहाँ रहते हो,
जैसे आप जहाँ पे बैठे हैं वो सरिया वार्ड नंबर 13 है, सरिया वार्ड नंबर 13 है, तो ये सब अलग अलग वार्ड है। फिर यहाँ पे वार्ड का एक प्रमुख होता है, फिर ये पूरा नगर परिषद क्या होता है, हैंडल। अगर 20 लाख से जनसंख्या ज़्यादा हो जाए, 3 लाख से अधिक जनसंख्या हो जाए तो फिर इसको नगर निगम की संख्या दे दी जाती है। अभी गोपालगंज की जनसंख्या लगभग 3.5 4 5 मतलब 5-6 लाख से ऊपर हो गई है, फिर भी अभी ये नगर परिषद के अंतर्गत ही आता है। अब इसका धीरे धीरे विस्तार भी होता है। जैसे मान लो कि अभी ये बंजारी वगैरह इलाका है, चाहे जिधर भी जाओ, तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे टाउन बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे इसका विस्तार, मान लो कि पंचायत है, जैसे भितवेरवा भी पंचायत है, ये बढ़ते बढ़ते जाएगा, उधर कवर कर लेगा, उधर भी थोड़ा सा डेवलपमेंट, तो भी नगर पालिका में, नगर परिषद में क्या हो जाएगा शामिल। तो यहाँ की फैसिलिटी भी थोड़ा सा अलग अलग बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी ही देना है, तो जब भी सरकार कानून बनाएगी तो बोलेगी पंचायत में दिलाएगा 18 घंटा, तो नगर परिषद में दिलाएगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट में दिलाएगा 20 घंटा। तो कभी थोड़ा सा फैसिलिटी इधर उधर रहती है, लेकिन चार्ज भी अलग अलग होता है कि पंचायत में 7 रुपये यूनिट दिलाएगा तो नगर परिषद में 8 रुपये यूनिट या 9 रुपये यूनिट दिलाएगा, तो फैसिलिटी मिलता है तो थोड़ा चार्ज भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट, तो ये 3 प्रकार की व्यवस्था है। आगे इसका डिटेल जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आएगा। ये भाग 9A में है, ये था भाग 9 में, और ये है भाग 9A में। अनुच्छेद, अब ये 243 O पर समाप्त हुआ, O, ठीक है। तो अगला जस्ट O के बाद P, तो 243 P से लेकर 243 ZG, कहने का मतलब कि P Q R S T U V W X Y Z, ZA ZB ZC ZC ऐसे करके कहाँ तक, ZG तक। तो इसमें टोटल काउंट करेंगे तो कितना आर्टिकल आएगा, 11 इधर, काउंट कर लीजिए, 11 7 18 के आसपास आएगा, 18 आर्टिकल्स है, 18 आर्टिकल है इधर, ठीक है। आप काउंट कर लीजिएगा लिख के घर पे। नेक्स्ट, अनुसूची, 12वीं अनुसूची में इसकी व्यवस्था है। ये था किसमें, 11वीं अनुसूची में, तो ये 12वीं, उसमें 29 विषय था, इसमें कितना है 18, क्योंकि इसके बहुत सारे विषय राज्य सरकार को, नगर परिषद के अंतर्गत बहुत सारे विषय राज्य सरकार के हाथ में चली गई है, इसलिए यहाँ पे 18 है। वो था 73वां संविधान संशोधन, 1992 ही है, नॉट 93, तो ये 1992 74वां संविधान, वो लागू हुआ 24 अप्रैल से, ये लागू हुआ 1 जून 1993 से। कोई दिक्कत परेशानी। तो वर्तमान में जो व्यवस्था है आपका, वो सारी इसी फॉर्म पे काम करती है। आप अगर गांव से आते होंगे तो ये फॉर्म आप फॉलो करते होंगे, अगर आप शहर से आ रहे हैं तो ये व्यवस्था को आप फॉलो कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी। तो इस तरह से ये पूरा आपका लोकल और अर्बन, दोनों लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट, इसकी व्यवस्था हो गई। अब इसको कैसे पढ़ना है, तो पहले इसका डेवलपमेंट देखेंगे, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, फिर उसके बाद से देखेंगे इसके बारे में, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, 73वां संविधान संशोधन की अभी क्या विशेषताएं हैं, कैसे चुनाव होता है, कैसे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वार्ड मेंबर कैसे चुना जाता है, मुखिया कैसे चुना जाता है, उसका कार्यकाल क्या होता है, कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, तो ये सब फीचर्स, किसका कहाँ पे कितना रिजर्वेशन है। फिर ये भी देखेंगे 74वें संविधान संशोधन, इसके क्या फीचर्स हैं, कोई दिक्कत परेशानी। तब तक नीचे एक नोट लिख लीजिए, NOT नोट, नोट 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन, नोट लिखिए 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन से संबंधित दोनों विधेयक, से संबंधित दोनों विधेयक, से संबंधित दोनों विधेयक 22 दिसंबर 1992 को, 22 दिसंबर 1992 को, 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से, 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से तथा 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से पारित हुआ, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से पारित हुआ, पारित हुआ। राष्ट्रपति कौन था जिस समय, KR नारायणन थे शायद, आप देख लीजिएगा एक बार, 1992 नो लुसेंट है क्या, देखोगे लिस्ट में, चाहे राष्ट्रपति आप लिखे होगा, देखो ना उस समय 1992 में कौन है राष्ट्रपति। R वेंकट रमन, हाँ ठीक है लिख, ठीक है, नहीं चलिए लिखे, हेलो
उसी में लिखे। तुम क्या लिखा है? दूसरा लिखा है क्या? किया नारायण नहीं थे। हाँ ठीक है। हेलो, उसको नेक्स्ट हेडिंग डालिए, उसको हम बाद में बता देंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पंचायती राज का विकास एवं इससे पंचायती राज का विकास तथा पंचायती राज का विकास तथा इससे संबंधित समितियां, पंचायती राज का विकास तथा इससे संबंधित गठित समितियां, पंचायती राज का विकास तथा इससे संबंधित गठित समितियां, इससे गठित समितियां, वही बात है, इससे संबंधित गठित समितियां। पहला गठित समितियां, हेडिंग डालिए बलवंत राय मेहता समिति। पहला हेडिंग डालिए बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। डैश देख लिखिए, बलवंत राय मेहता समिति डैश देकर जनवरी 1957 में, जनवरी 1957 में भारत सरकार ने, जनवरी 1957 में भारत सरकार ने, जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम, भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ब्रैकेट में 1952, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ब्रैकेट में 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच के लिए, किए गए कार्यों की जांच के द्वारा किए गए कार्यों की जांच एवं उनके बेहतर ढंग से एवं किए गए कार्यों की जांच एवं उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के सुझाव देने हेतु एवं उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के सुझाव देने हेतु, बेहतर ढंग से कार्य करने के सुझाव देने हेतु, सुझाव देने हेतु इस समिति का गठन किया गया, सुझाव देने हेतु इस समिति का गठन किया गया, इस समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे, जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे, जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे, बलवंत राय मेहता थे। पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज करके लिखे। इस समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट पेश की। नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की।
और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की। विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता ज्यादा से ज्यादा हाथों में होना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की। पंचायती राज के नाम से जाना गया, जिसे पंचायती राज के नाम से जाना गया, जिसे पंचायती राज के नाम से जाना गया, पंचायती राज के नाम से जाना गया। पूर्ण विराम। इस समिति द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें दी गई। इस समिति के द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की दी गई। इस समिति द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें दी गई। निम्नलिखित सिफारिशें दी गई। पहला फर्स्ट पॉइंट लिखे, डैश देकर फर्स्ट पॉइंट। पहला, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना। पहला, त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना। त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना। पंचायती राज की स्थापना जैसे ए बी करके लिखिए। ए, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। बी, ब्लॉक या प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, ब्लॉक या प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, पंचायत समिति। सी, जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। दूसरा पॉइंट लिखिए, इन्होंने दूसरा क्या सजेस्ट किया। दूसरा ABCD हो गया, सॉरी ABC हो गया। नेक्स्ट दूसरा, ग्राम स्तर पर चुनाव, ग्राम स्तर पर चुनाव प्रत्यक्ष, ग्राम स्तर पर चुनाव प्रत्यक्ष, ग्राम स्तर पर चुनाव प्रत्यक्ष, जबकि ब्लॉक एवं जिला स्तर पर अप्रत्यक्ष हो। ग्राम स्तर पर चुनाव प्रत्यक्ष, जबकि ब्लॉक एवं जिला स्तर पर चुनाव अप्रत्यक्ष हो। जबकि ब्लॉक एवं जिला स्तर पर चुनाव अप्रत्यक्ष हो। ब्लॉक एवं जिला स्तर पर चुनाव अप्रत्यक्ष हो। तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा, सभी योजनाओं एवं विकास कार्यों को इन्हें सौंप देना चाहिए। सभी योजनाओं एवं विकास कार्यों को इन्हें सौंप देना चाहिए। सभी योजनाओं एवं विकास कार्यों को इन्हें सौंप देना चाहिए। सभी योजनाओं एवं विकास कार्यों को इन्हें सौंप देना चाहिए। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट लिखे, जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला अधिकारी हो। जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी हो। जिलाधिकारी हो। जिलाधिकारी हो। पूर्ण विराम। बोर्ड पर रखिए। बोर्ड पर देखें।
बोर्ड पे देखो, अब देखो आप जो अभी फ्लो चार्ट में लिखे थे कि पंचायती राज व्यवस्थाओं का एक लोकल और एक अर्बन था, तो वो तो 1993 में आप डायरेक्ट लिख लिए कि 1993 में संविधान में संशोधन हुआ 73वां और 74वां संविधान संशोधन और व्यवस्था को शामिल कर दिया गया। अब हम पढ़ रहे हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 में जब हुआ, उसके पहले और देश की आज़ादी के बाद से जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, तब से लेकर 1992 में जब तक 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं हो गया, तब तक क्या व्यवस्थाएं चल रही थी, पूरे पंचायतों को किस तरह से मैनेज किया गया था, इसके बारे में अभी हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। क्योंकि ये चूंकि संवैधानिक प्रावधान नहीं था, संविधान द्वारा इसको मतलब लागू करने का कोई प्रावधान संविधान में शुरुआत में नहीं दिया गया, इसलिए इसमें थोड़ा सा सस्पेंस था कि आगे ये किस प्रकार से लागू होगा। सबसे पहले 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, तो उस समय के तत्कालीन केंद्र सरकार यानी जवाहरलाल नेहरू की जो सरकार थी, उनके द्वारा सबसे पहले स्टार्ट किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम मतलब कि गांव क्षेत्र का सब ये जो लोकल क्षेत्र है उसका विकास किया जाए, उनके लिए योजनाएं कुछ बनाई जाए, उनके लिए तमाम व्यवस्थाओं को अप्लाई किया जाए। अब ये पेपर जो कैंसिल हुआ था बीपीएससी में, उसमें पूछा हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था या कब शुरू की गई थी, तो 1952। जब ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, तब एक दूसरा लाया गया राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953। इसमें भी कुछ योजनाओं को लागू किया गया, कुछ व्यवस्थाओं को अप्लाई किया गया, लेकिन आगे चलकर ये भी सफल नहीं हुआ। तब आगे चलकर 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में कमेटी गठन किया गया। कमेटी क्यों बनती है, तो देखो अब सरकार को कोई भी काम करना है तो सरकार सारा चीज अपने हाथ में, मतलब सरकार तो डिसीजन लेती है, लेकिन सरकार सभी चीज अब नहीं करेगी। जैसे मान लो कि वर्तमान सरकार है, तो वर्तमान सरकार को शिक्षा में कुछ रेगुलेशन लाने के लिए, शिक्षा में कुछ व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए उनको शिक्षा में कुछ सुधार करना था। तब ऐसा नहीं कि मोदी जी कहीं कैबिनेट के 10-20 मंत्री मिलकर और शिक्षा पे अपना कानून मतलब वो करेंगे भाई कि देखो अब शिक्षा पे कानून बनाना है या शिक्षा में कुछ परिवर्तन करना है, तो कुछ ऐसे पढ़े लिखे शिक्षित लोगों का एक ग्रुप बना देते हैं जिसको काम दे देंगे कि आप पूरे भारत की कुछ विश्व के इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी वगैरह का कुछ जांच पड़ताल कर लीजिए, कौन सी शिक्षा भारतीयों के हिसाब से अभी बेहतर होगा उसका आप सजेशन कर दीजिए, उसी में से कुछ इधर उधर परिवर्तन करके उसको कानून बनाकर हम क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। तो फिर जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने भी बलवंत राय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जिसको उन्हीं के नाम पे नाम दे दिया गया बलवंत राय मेहता समिति। तो गठित होने वाला पंचायती राज डेवलपमेंट से संबंधित गठित हो रहा पहला समिति था बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन जनवरी 1957 में किया गया। अब चूंकि इसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम समिति का पड़ गया बलवंत राय मेहता। 5, 6, 7, 8 महीनों तक इस समिति ने अपना पूरा काम किया। लास्ट 1957 में इन्होंने अपना सबमिट कर दिया, जितना इन्होंने सुझाव मतलब अपना जो भी रिकमेंडेशन था भारत सरकार को ये सबमिट कर दिया। और इन्होंने अपने सुझाव में बोला कि देखो भाई पंचायती राज व्यवस्थाओं को आप स्थापित करिए, पंचायती राज व्यवस्थाओं को जिसका 3 स्तर होना चाहिए। इन्होंने बोला कि ग्राम स्तर पे हो ग्राम पंचायत, फिर बीच में जो है ब्लॉक या प्रखंड, इसके स्तर पे क्या हो पंचायत समिति, और फिर सबसे टॉप पे क्या हो जिला परिषद। बोला कि पंचायत समितियों को 3 स्तरों में विभाजित कर दीजिए, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला पर। इन्होंने बोला कि इनका चुनाव प्रत्यक्ष यानी जनता से करा लीजिए, क्योंकि ये लोकल गवर्नमेंट के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इनका चुनाव आप अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर लीजिए, सबमिट करवा। सरकार ने इस पर विचार विमर्श सोचा विचारा और भी 1-2 पॉइंट इन्होंने सजेस्ट किया था। अब लेवल का एग्जाम होगा थोड़ा सा बड़ा, तभी पूछ देगा इसमें कि निम्न में से किसका सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। वो बहुत हाई लेवल का एग्जाम होगा, खासकर बीपी कमीशन का पेपर होगा, तब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पे जाएगा कि इनके रिकमेंडेशन से भी सवाल पूछ दे। ठीक है, लोकल एग्जाम मतलब छोटे मोटे एग्जाम में बिहार पुलिस वगैरह टाइप, दरोगा टाइप, मतलब इस सब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि इनके द्वारा क्या सुझाव दिया गया। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको ध्यान में रखना है। फिर इनके सुझाव को सरकार एक्सेप्ट करती है और पहली मतलब इनकी बातों को, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं, इनके सुझाव को कुछ इधर उधर परिवर्तन करते हुए सरकार फिर लागू करेगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इन्होंने सुझाव जिला, यहाँ पे अप्रत्यक्ष मतलब जिला स्तर पे कहने का मतलब कि अलग ये वार्ड वाला ये सब नहीं है। जिला स्तर पे अभी क्या है, अभी मान लो कि गोपालगंज में 20 वार्ड है, तो 20 वार्ड के अध्यक्ष अलग अलग चुने जाएंगे, तो वार्ड मेंबर हो गए। अब ये 20 मिलकर एक जिला अध्यक्ष या जिला परिषद या जिला अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। अब इन्हीं में से जो चुनाव होगा अब सिर्फ इनके द्वारा किया जाएगा, तो इस लेवल पे ये अप्रत्यक्ष कहलाएगा। ठीक है, जनता उनको नहीं चुनेगी। नेक्स्ट लिखिए आगे, पैराग्राफ चेंज करके। समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा
राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार कर लिया गया। जनवरी 1958 में स्वीकार कर लिया गया। जनवरी 1958 में स्वीकार कर लिया गया। पूर्ण विराम। अगला पॉइंट लिखिए। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पर, क्योंकि ये पंचायती राज व्यवस्था के बहुत हिमायती थे। देखिए इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को, इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री, मतलब उस समय के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। इस प्रकार राजस्थान पहला राज्य था। इस प्रकार राजस्थान पहला राज्य था जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। इस प्रकार राजस्थान पहला राज्य था जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। पूर्ण विराम। इसके बाद आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया गया। अगला पॉइंट लिखिए। इसके बाद आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया गया। आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया गया। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया गया। तत्पश्चात भारत के अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया गया। तत्पश्चात भारत के अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया गया। फुट विराम। बोल पर देखिए। टॉपिक आप कवर कर रहे हैं पंचायती राज संस्थाओं का विकास, यानी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो अभी की व्यवस्था सेटअप किया गया है, उस व्यवस्था तक हम किस प्रकार से पहुंचे इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चालू हुआ था भाई सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, पंचायतों को सेटअप करने के लिए, ज़्यादा सफल नहीं हुआ। तो फिर आया राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953, ये भी ज़्यादा सफल नहीं हुआ। तो 1967 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इन्होंने 1957 में ही अपनी सिफारिश दी। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है वो आगे आएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जनवरी 1958 में इसको अप्रूव किया गया और सबसे 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जी की जयंती के दिन इसको राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में उद्घाटन धूमधाम से किया गया। और धूमधाम से उद्घाटन करने के पश्चात वो पहला स्टेट बना राजस्थान जहां पे इस व्यवस्था को लागू किया गया। उसके बाद से आंध्र प्रदेश में और धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में इसको विस्तारित किया गया। कोई दिक्कत परेशानी बोलो ना जैसनो। अब 1952 से ये व्यवस्थाएं, मतलब 1958 से 1959 से ये व्यवस्थाएं आगे कंटिन्यू करती गई, परंतु चूंकि ये संवैधानिक प्रावधान नहीं था, कहीं पे संविधान वगैरह में इसको शामिल नहीं किया गया था, ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया था, इसलिए बहुत सारे क्षेत्रों में लागू हुआ, बहुत सारे क्षेत्रों में लागू ही नहीं हुआ। चुनाव उनाव का भी कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाया, इसलिए ज़्यादा प्रभावी ढंग से व्यवस्था लागू नहीं हो पाया। अंततः फिर 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी की सरकार के द्वारा एक बार फिर, ये तो मतलब कांग्रेस की सरकार थी ना, इस समय जवाहरलाल नेहरू थे। अब 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उनके सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को फिर से एक बार दोबारा डेवलप करने के लिए, फिर उनके सेटअप करने के लिए एक दूसरी समिति का गठन किया गया, जिस समिति का नाम था अशोक मेहता समिति। तो फिर आगे अशोक मेहता समिति बनेगा, फिर उनका अपना रिकमेंडेशन होगा, फिर एक का 2 समिति और आएगी, उसके बाद से फिर पहुंच जाएंगे हम 73वें संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण फीचर्स पे। ठीक है, ये आगे चर्चा जारी रहेगा। मिलते हैं कल। धन्यवाद।